से जहां सदर थाना क्षेत्र के टेरसेरा गांव में ग्रामीणों ने पीएलएफआई नक्सली संदीप तिर्की को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की छानबीन जारी है। नक्सली के मारे जाने के बाद इलाके के व्यवसायियों के साथ आम लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में आपराधिक गतिविधियों को लेकर पुलिस लगातार धरपकड़ में जुटी थी। इसी बीच लोगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। शव कब्जे में लेकर पुलिस आगे की छानबीन में जुटी है। कोई रोड में चलते हुए तो कुछ रिवाल्वर लिखा के मोबाइल छीन लिया था और उसका साथी जब पकड़ाया तो गांव वाला को रात में गया धमकाने। इसी क्रम में लोग इसको सुबह खुद ढूंढते हुए आए और पाया तो खेत में इसको जुड़ा के इसका हत्या। संदीप तिर्की नाम इसका है और ये संदीप तिर्की बसंत गोप का खास आदमी है। जब बसंत गोप ने पकड़ाया तो उसका ये गांव वाले को धमकी देने के लिए ये बात प्रकाश में कि गांव वाले को धमकी देने के लिए गया था, जिसमें अज्ञात लोगों ने इसको उसी की धमकी देने आया है, इसीलिए इसको लोग ने मारपीट किया। सर ये मतलब पुराना आपराधिक इतिहास, ये पुराना आपराधिक इतिहास है जी। और ये वैसे पता चल रहा था कि एक्टिव पर्सन है, लोगों को थ्रेटनिंग देना, लोग से मारपीट करना ये कर रहे थे। सुशील कुमार सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी गुमला से जुड़ चुके हैं। सुशील, इस घटना के बाद दहशत एक जो कायम थी इस नक्सली के नाम से वो खत्म हुई। पुलिस अब कितना प्रोटेक्ट कर पाएगी इस गांव को, इन लोगों को, कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो? जी निश्चित रूप आपने बहुत सा सवाल खड़ा किया है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं होने के बाद अमूमन जो उस नक्सली के अन्य सहयोगी होते हैं उस गांव को टारगेट करते हैं। लेकिन पुलिस का स्पष्ट कहना है, पुलिस लगातार उस इलाके में कैंप कर रही है। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि जिन आपराधिक गिरोह के लोग के द्वारा जिन आपराधिक गिरोह का ये सदस्य था संदीप, क्योंकि संदीप तिर्की के बारे में कहा था विगत 10 वर्षों से लगातार पीएलएफआई का सक्रिय सदस्य होने के कारण उस इलाके में तांडव मचा कर रखा था। कई हत्या लूट कई मामलों में शामिल था और 2 दिन पहले भी ये लूटपाट की कई घटनाओं को अंजाम दिया था। उसके बाद लोगों को धमकी भी दे रहा था। जिन लोगों ने पुलिस में इसकी शिकायत की थी उनके खिलाफ लगातार धमकी दे रहा था। और उसी शिकायत के बाद जब ये गांव पहुंचा था और लोगों को पुलिस से शिकायत नहीं करने की बात कह रहा था, उसी दौरान इसकी हत्या की गई है, पीट पीट कर मार डाला गया है। एसडीपीओ जो मनीष कुमार है वो खुद घटनास्थल पर पहुंचे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा, हम लोगों ने कहा कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तो अमूमन अपराधी उस गांव के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, वहां पर कई तरह की घटनाएं होती है। उन्होंने कहा कि नहीं, निश्चित रूप से ग्रामीणों को जो जिस तरह का सुविधा चाहिए, जिस तरह की सुरक्षा चाहिए वो दी जाएगी। साथ ही साथ पुलिस बल की लगातार गश्ती की जाएगी। वहीं दूसरी ओर हम बता दें कि इसके जो अन्य साथी हैं, अगर इनके अन्य साथियों की बात करें तो उनका भी अभी तक शनाख्त नहीं हो पाया है कि और कौन कौन लोग इसके साथ में भी फिलहाल एक्टिव थे। लेकिन फिलहाल पुलिस उस गांव में लगातार कैंप कर रही है। लेकिन पुलिस का स्पष्ट कहना है कि कानून को इस तरह से हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। पुलिस उस बिंदु को भी तहकीकात कर रही है कि आखिरकार किस तरह की क्या माहौल बना कि इस तरह घटना का अंजाम दिया गया। लेकिन ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि वो बता तो नहीं पा रहे हैं कि कैसे किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन ग्रामीणों ने कहा है कि आखिरकार जब पुलिस लगातार इस तरह के आपराधिक गतिविधि में शामिल लोगों पर काबू नहीं कर पाती है तो अंततः ग्रामीणों को इसके लिए सामने आना पड़ता है। और ग्रामीणों ने जो हिम्मत दिखाया है उसकी सराहना भी की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिरकार पुलिस को जो काम करना चाहिए ग्रामीण उसके लिए क्यों सामने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, एक इंसान 2 तस्वीरें, और जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उसकी 2 तस्वीरें आज हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि कुछ महीने पहले तक ये शख्स सरकारी फाइलों में मृत घोषित था। अधिकारियों ने इसे मृत घोषित कर दिया था, इसका पेंशन बंद कर दिया, योजनाओं के लाभ से इसे वंचित कर दिया। खुद को जिंदा साबित करने के लिए इसने अपनी साइकिल पर सवार होकर दफ्तरों के चक्कर काटे, अधिकारियों को सारे कागजात दिखाए, सबको चीख चीख कर कहा कि वो जिंदा है, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं हुआ। जब न्यूज 18 ने इस बुजुर्ग के दर्द को जाना तो इसे न्याय दिलाने की कोशिशें शुरू कर दी। न्यूज 18 ने बोकारो के डीडीसी जयकिशोर प्रसाद से बात की। डीडीसी ने न्यूज 18 को कार्रवाई का भरोसा दिया। डीडीसी ने जरीडीह प्रखंड के बीडीओ को कार्रवाई का निर्देश दिया और फिर बीडीओ साहब सर्वेश्वर के जिंदा होने का प्रमाण पत्र लेकर उनके गांव पहुंच गए। सर्वेश्वर को न सिर्फ जिंदा होने का प्रमाण पत्र मिला बल्कि पेंशन भी शुरू हो गया। आने वाले दिनों में सर्वेश्वर को सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उम्मीद है कि सर्वेश्वर की बीमार पत्नी का इलाज भी हो जाएगा। मैंने देखा, सत्यापित किया कि वो जिंदा है। उसी का रिपोर्ट डीसी सर के आदेश के अनुसार हम जिला को दे दिया है। और जो एडीएसएस है, सहायक सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी, मैंने उसको लिखित प्रतिवेदन दे दिया है और उनके सितंबर से उसके पेंशन चालू हो जाएगी।
ज्ञानेंदु है हमारे साथ फोन लाइन पर। ज्ञानेंदु, अब तक जिसे मृत घोषित कर रखा था, अब अधिकारी कह रहे हैं, प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि वो जिंदा है। सितंबर महीने से उनके पेंशन की शुरुआत हो जाएगी, कई सुविधाएं मिलेगी, लेकिन सितंबर से पहले की अगर हम बात करें तो जो राशि अभी तक इकट्ठा हुई थी, खासकर इनके मृत होने के दस्तावेजों से जुड़ी हुई, तो क्या वो सारी राशि इन्हें एक मुश्त मिलेगी या फिर सितंबर से इनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी? विवेक, ये आपने एकदम सही सवाल पूछा है। और जो अधिकारियों की लापरवाही यहाँ सामने आई है, सिस्टम की जो लापरवाही सामने आई है, उसके बाद जब न्यूज 18 ने इस पूरे मामले को देखा और इसको गंभीरता से देखा, न्यूज चलने के बाद सारे अधिकारी इसमें एक्टिव हुए और सितंबर में ही जो पहले की जितने रुकी हुई पेंशन है वो सारे जो वृद्ध 80 वर्षीय सर्वेश्वर उनको सारी सुविधा अब मिलने शुरू हो जाएगी। तो अब ये कहा जा सकता है कि न्यूज 18 की पहल पर जो सर्वेश्वर मत होते अब उनको सारी सुविधा मिलने लगेगी। और जो अधिकारी इसमें दोषी हैं, अधिकारियों ने ये भी कहा है कि मुखिया और पंचायत सेवक को इसमें शोकॉट किया गया, स्पष्टीकरण मांगा गया है कि किस कारण ये गलती हुई है। जी विवेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। स्थायी पुलिसकर्मी के रूप में बहाली की मांग कर रहे 12 जिलों के सहायक पुलिसकर्मी 3 दिन से रांची के मोरहाबादी मैदान में जमे हैं। आज बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी राजभवन और मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए निकले थे, लेकिन चौकस रांची पुलिस ने सभी को मोरहाबादी मैदान के पास रोक दिया। एसएसपी ने समझा बुझाकर आंदोलित सहायक पुलिसकर्मियों को मोरहाबादी मैदान वापस भेज दिया। पूरे मामले में एसएसपी मीडिया से बात करने से बचते रहे। आंदोलित सहायक पुलिस जवानों ने आंदोलन जारी रखने की बात कही है। 10,000 के वेतन पर हम लोग को सभी तरह का ड्यूटी 24 घंटा ड्यूटी करवाया गया। यह किस तरह का न्याय है? किस तरह का पुलिस का नौकरी है? किस तरह का नौकरी है जिसमें हम लोग को 10,000 की वेतन पर हम लोग को कोविड-19 की ड्यूटी, सभी तरह का ड्यूटी लिया गया है। 10,000 में घर कैसे चलाएंगे? मेरा बाप 24 घंटा ऑक्सीजन में रहता है, हम कैसे घर चला रहे वो हम जानते। 3 साल का सरकार आश्वासन दिया तभी आ रहे हैं, मतलब नहीं आते। 6 महीने हम 6 माह अकेले घर चलाते हैं, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। कुछ नहीं जानते हम, चाहे जो हम अकेले बैठेंगे, लेकिन यहाँ बैठेंगे हम, नहीं जाएंगे, किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। हम लोग राजभवन घेराव करने और मुख्यमंत्री आवास घेराव करने सर, हम लोग 2 दिन से पूरा जो धूप में बैठे हुए हैं, कोई किसी तरह से कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा है खाए हैं क्या हुआ। हम लोग कितना महिला सहायक पुलिस जो आई है उसे बच्चा है क्या है कैसा बीमार, मैंने बहुत तरह का प्रॉब्लम, कोई पूछने के लिए नहीं, पड़ल है। फिर ऊपर से आश्वासन दिया जा रहा है कि केस कर देंगे, ऐसा है वैसा, बहुत तरह मैटर हो रहा है सर। हम लोग राजभवन घेराव करने जा रहे थे, हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो रही है। हम लोग 2 दिन से यहाँ पे ला के बैठे हैं भूखे प्यासे। हम लोग लड़की हैं, हम लोग को कितना दिक्कत सहना पड़ रहा है हम लोग जान रहे हैं, फिर भी सरकार तक हम लोग की आवाज नहीं पहुंच रही है। सरकार हम लोग की कुछ नहीं सुन रही है और दबाव हर प्रकार से हम लोग के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, हम लोग के ऊपर FIR किया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? हजारीबाग पुलिस ने पिकअप वैन से बड़ी मात्रा में शराब जब्त की है। NH2 पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पिकअप वैन से 105 पेटी देसी शराब जब्त किया। वहीं 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से कार भी जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक शराब को चोकर के नीचे छिपाकर बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस इस गिरोह में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश में है। मिल गया करके एक पिकअप वाहन जो शराब से लदा हुआ था और ऊपर में चोकर था और नीचे शराब था, और इसके अलावा एक कार और इसके अलावा 2 आदमी की गिरफ्तारी। शराब तो जो यहाँ पे एक पचपेड़ी में दुकान है, सरकारी शराब की दुकान है। जो सूचना अभी प्रथम दृष्टया हम लोगों को मिली है कि वहीं से शराब को लोड किया गया था बिहार में। कुछ लोगों का नाम आया है, उसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। जमशेदपुर में बेखौफ चोर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। चोरों ने उपायुक्त और एसएसपी कार्यालय से सटे पोस्ट ऑफिस में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जहां साक्षी पोस्ट ऑफिस को निशाना बनाते हुए चोरों ने कई कीमती सामान के साथ ग्राहकों के कई चेक पर हाथ भी साफ कर दिया। साक्षी पोस्ट ऑफिस में चोरी के बाद कर्मचारी जहां परेशान है, वहीं पुलिस जांच में जुटी है। पोस्ट ऑफिस का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष कुमार तिवारी। जमशेदपुर में इन दिनों चोरों का आतंक साफ तौर पर देखा जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि साक्षी स्थित ये पोस्ट ऑफिस कार्यालय है और इसको चोरों ने अपना निशाना बनाया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि चोरों ने एक तरह से पुलिस को बड़ी चुनौती दी है, क्योंकि बगल में ही
इसके सटे ही कार्यालय जो है एसएसपी कार्यालय और उपायुक्त कार्यालय है, सटा हुआ कार्यालय है। और देर रात आप देख सकते हैं कि किस तरह पोस्ट ऑफिस को एसएसपी के ठीक सटे हुए बिल्डिंग में चोरों ने छेद डाला है और अपनी जो चोरों द्वारा इस तरह का जो कार्य किया गया है, आप देख सकते हैं साफ तौर पर पहले तो ताला तोड़ा गया है और अंदर कार्यालय के अंदर घुसा गया है। और आप देख सकते हैं कितनी बखूबी से ये चोरी की गई है। पहले ताले को काटा गया है, मैं दिखाना चाहूँगा, और ताला काट कर कार्यालय के अंदर वो लोग प्रवेश हुए हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है कि अंदर से एक बक्सा और कई जो ग्राहकों के चेक थे वो चेक को यहाँ से लेकर जो चोर है वो फरार हो चुके हैं। मगर कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती दी गई है चोरों के द्वारा, क्योंकि चोरों द्वारा हमेशा घरों को निशाना बनाया जाता था, मगर अब ये जो है खुद एसएसपी कार्यालय से सटे हुए पोस्ट ऑफिस जो है इसको निशाना बनाया है। और देर रात इसमें चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। कहीं ना कहीं ये पुलिस पर एक बड़े सवाल खड़ा होता है, क्योंकि पूरे शहर के साथ साथ अब खुद एसएसपी कार्यालय के समक्ष सटे हुए पोस्ट ऑफिस कार्यालय में चोरी के बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठता है। अब देखना यह है कि कब तक इस मामले का पुलिस खुलासा करती है और इन चोरों को कब तक हाजत के पीछे भेजती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। झारखंड आवास और भूखंड आवंटन योजना 2011 के तहत राजधानी रांची में हुए आवंटन रद्द किए जाएंगे। इस पर कुछ दिनों में फैसला भी आ सकता है। सभी पक्षों की राय लेने के बाद बोर्ड ने कार्रवाई के लिए फाइल बढ़ाई है। इस पर सरकार जल्द फैसला ले सकती है। आपको बताएं कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने साल 2011 में लॉटरी के जरिए जिन संपत्तियों का आवंटन किया था उसे रद्द करने या आवंटियों को मालिकाना हक देने पर पिछले 9 साल से विचार चल रहा था। झारखंड हाई कोर्ट ने अपने फैसले में आवंटियों की राय लेने के बाद नियमानुसार फैसला लेने को कहा था। रायशुमारी की प्रक्रिया काफी पहले पूरी हो गई थी, लेकिन बोर्ड अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बोर्ड ने सरकार को अपनी फाइल बढ़ाई है। सरकार जल्द इस पर फैसला लेगी। जो है 2009 से जो है अभी तक मैंने कभी बोर्ड का कभी अफसर का चक्कर लगा रहे हैं, तो यही आश्वासन मिलते रहा है अभी तक कि हो रहा है काम, आप लोग का प्रोसेस में है, हो रहा है अभी तक मैंने। फिर आज न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कि रद्द किया जाएगा। तो हम लोग तो घर द्वार माने बेच बाज करके किसी तरह से कर्जा पैसा कर करके इतना पैसा जमा किए, यही सियाने के चक्कर में जो है आज तक रेंट में मारे फिरे चल रहे हैं। सभी जगह का मिल चुका है, सिर्फ रांची वाले को ही रोका गया है। अब वो लोग का क्या इससे मंशा है अब तो कहना मुश्किल है। अब आपको बताते हैं कि आवंटन क्यों रद्द होगा, आखिर आवंटन में क्या गड़बड़ी हुई। आवंटन रद्द करने का समर्थन करने वालों का कहना है कि नियमानुसार लॉटरी बोर्ड से संबंधित कोई भी अधिकारी या फिर उनके परिवार का कोई भी सदस्य आवंटन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता। स्पष्ट नियम के बावजूद कई अधिकारियों ने गुपचुप तरीके से अपने सगे संबंधियों के नाम से लॉटरी प्रक्रिया में हिस्सा लिया और आवंटन कराया। मामला सामने आते ही कई आवंटी कोर्ट पहुंच गए। और आपको बताएं कि साल 2011 में बोर्ड ने लॉटरी के जरिए रांची, धनबाद, जमशेदपुर, मेदिनीपुर और हजारीबाग में जमीन और फ्लैट का आवंटन किया था। रांची को छोड़कर बाकी जगहों पर फ्लैट और जमीन पर मालिकाना हक मिल गया, जबकि रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में आवंटित 209 संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। हालांकि इस बीच 23 लोगों को उनकी संपत्ति पर दखल कब्जा भी दे दिया गया। आवंटी लगातार 9 सालों से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनका कहना था कि इन संपत्ति को खरीदने के लिए उन्होंने बैंक से लाखों रुपए का कर्ज लिया गया। उस वक्त 209 आवंटियों से बोर्ड को करीब 16 करोड़ रुपए मिले थे। लिहाजा झारखंड आवास और भूमि आवंटन संघर्ष समिति ने दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की धमकी दी है। इधर पूरे मामले पर पूर्व शहरी विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि वो शुरू से ही संपत्तियों पर अवैध कब्जे का विरोध करते रहे और उन्हें अवैध कब्जे से मुक्त कराने की कोशिश करते रहे, जबकि कांग्रेस ने पूर्व की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसी की वजह से यह स्थिति हुई है। बोर्ड झारखंड के जो भी आवंटन हुए थे, जमीन, फ्लैट वगैरह वगैरह, उसके रद्द करने की तैयारी चल रही है। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से यदि देखिएगा तो मैं इसका विरोधी हूं। यदि गलत तरीके से आवंटन हुआ था तो निश्चित रूप से रद्द होना चाहिए। पूर्ववर्ती भाजपा शासनकाल में लगातार नियम और परिनियमों को
ताक पर रख करके निहित स्वार्थ के लिए गड़बड़ियां की गई हैं और उसी गड़बड़ियों को जांच कर महागठबंधन सरकार में तमाम चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है और ये निर्णय जो हुआ है अभी कोई रद्द करने का मामला नहीं आया है, लेकिन हाँ अगर गड़बड़ियां हुई है तो निश्चित रूप से विभाग उसको दुरुस्त कर। चलिए एक जरूरी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव पर आज से न्यूज 18 पर शुरू हो रहा है खास प्रोग्राम भाभी जी मैदान में है, हर शाम 5:30 बजे, तो देखना ना भूलिए हमारा ये खास चुनावी शो। नमस्कार। बिहार चुनाव पर खास शो। जनता भी तरह तरह के सपने देखने लगी है। आपके घर आ रही है भाभी जी, तो भाभी जी भी आ गई हैं मैदान में। देखिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर भाभी जी उतरी हैं जनता की बात नेता तक पहुंचाने के लिए और नेता की बात जनता तक पहुंचाने के लिए। भाभी जी मैदान में है, रोजाना शाम 5 बजे।